हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का जो बेसिक सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है उसका फुल सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, टर्म 2 के लिए। अब यहाँ पे मैथ्स बेसिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिनका सिर्फ बेसिक है वही देखेंगे। जो बच्चों का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है हम उनको भी रिकमेंड करेंगे कि वो इस वीडियो को देखें। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी डले हुए हैं तो वो आपको पता होना चाहिए और वो आपको काफ़ी हेल्प भी करेगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैथ्स बेसिक क्लास 10 सेशन 21-22 टर्म 2 के लिए टाइम मिला है आपको 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स है 40 और जनरल इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे। तो देखिए इस क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 14 क्वेश्चंस मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है, मतलब आपको 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये 14 क्वेश्चंस 3 सेक्शंस में बटे हुए हैं, ए बी सी। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन मिलेगा आपको और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स करके होगा, मतलब 12 मार्क्स हो गया यहाँ पे। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स करके और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स करके। तो सेक्शन ए हो गया 6×2 = 12 मार्क्स का, सेक्शन बी 4×3 = 12 मार्क्स का और सेक्शन सी 4×4 = 16 मार्क्स का। टोटल हो गया 12, 16 और टोटल हो गया 40। ठीक है, और इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया हुआ है 2 क्वेश्चन में सेक्शन ए में। सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दिया गया है और सेक्शन सी में भी 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दिया गया है। ठीक है, और इसमें 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए, सेक्शन ए 2 मार्क्स का है पहला क्वेश्चन और यहाँ पे और लिखा हुआ है, मतलब ये इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया हुआ है। आपको दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है, समझे। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं। लिखा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन। सिंपल से आपको रूट निकालना है। चलिए कीजिए, इसको कैसे करेंगे। तो इक्वेशन है 3x² - 7x - 6 = 0। इसका रूट्स निकालना है तो बेस्ट है कि हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर दें। 6×3 = 18, 2 9 जा 9 में से 2 कर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। 3x² - 9x + 2x - 6 = 0। कॉमन ले लेते हैं। फिर कॉमन लेते हैं x - 3। तो x का 2 वैल्यू आ रहा है, आइदर x = 3, इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो, और इस वाले को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x आएगा कितना -2 और /3। ठीक है, तो यही 2 आंसर है हमारा। चलिए इजी था ये क्वेश्चन। आते हैं अब इस वाले को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। याद है ये ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले में भी दिया गया था कि इक्वल रूट्स देके उसका वैल्यू पूछा था। तो इक्वल रूट्स होता है तो क्या होता है, फॉर इक्वल रूट्स हमें पता है d = 0 होता है, यानी b² - 4ac = 0। यहाँ से देख के बताइए a कितना है तो आप बोलेंगे 3, b कितना है तो आप बोलेंगे k और c कितना है तो आप बोलेंगे 3। सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। k² - 4 × 3 × 3 = 0। k² = 36, यानी k = ±√36, यानी k = ±6। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे थे वैल्यूज़ लिखा हुआ था, वैल्यूज़ ऑफ k। तो 2 वैल्यू है k का, एक है +6 और एक है -6। समझे, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है कि 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड। याद है, ऐसा ही क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में भी है, उसमें 2 क्यूब्स को ज्वाइन किया हुआ था। तो देखिए कैसे होगा ये। 3 क्यूब है आपके पास, एक है ये और एक क्यूब है और एक क्यूब है। इन तीनों ही क्यूब को मिला के आपने एक ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ऐसे एंड टू एंड आपने ज्वाइन किया तो इस टाइप का आपको एक क्यूब मिला।
है कि नहीं? तो देखिए 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64, इसका वॉल्यूम था 64 सेंटीमीटर क्यूब। साइड अगर हम ए मान लेते हैं तो सबका साइड ए होगा, एज ए। इसका लेंथ बता सकते हैं कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि इन सबको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया, ये ए ये ए ये ए, तो पूरा इसका लंबाई कितना हो जाएगा बताइए? आप बोलेंगे 3a। तो ये पूरा लेंथ हो गया 3a, ठीक है। फिर इसका ब्रेथ, ये चीज़ तो ए ही है, क्योंकि ये चीज़ ए ही है तो ये भी लेंथ ए ही रहा। और हाइट जो है वो भी सेम है, इसका हाइट अगर ए था तो इसका हाइट भी तो ए ही रहेगा, समझे? चलिए तो पहले लिख लेते हैं। लिखा दिया हुआ है वॉल्यूम इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, इम्प्लाइज इसका वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब इक्वल टू 64, यहाँ से ए निकाल लेंगे, क्यूब रूट ऑफ 64 ये आ जाएगा। 64 का जब तोड़ेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 मतलब ये आ जाएगा 4। ए मिल गया हमें 4, समझे? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ये जो क्यूबॉइड है इसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला? टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए 2l यानी 3a इंटू ए प्लस b इंटू एच यानी a इंटू ए प्लस h इंटू एल यानी a इंटू 3l 3a। तो 2 यह आ गया 3a स्क्वायर और a स्क्वायर और 3a स्क्वायर 7a स्क्वायर, 7 2 जा 14a स्क्वायर। a का वैल्यू आया है यहाँ पे देख रहे थे कि a का वैल्यू है 4, तो उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 14 4 का स्क्वायर, तो 14 इंटू 4 4 जा 16, तो 14 6 जा कितना होता है? 14 6 जा 40, तो 14 6 जा 84, कैरी 8, 14 1 जा 14 और 8 आ जाएगा 22। और एरिया का बात है और यूनिट क्या है? सब में सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? यही हो गया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये देख के लग रहा है ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से क्वेश्चन है। हमने स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन पेपर में देखा था कि वहाँ पे 3 क्वेश्चन था स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से। एक था 2 मार्क्स का, एक था 3 मार्क्स का और एक था 3 मार्क्स का, यानी टोटल 8 मार्क्स का पूछा गया था। ये है बेसिक सैम्पल पेपर, इसमें भी 3 क्वेश्चन है इस चैप्टर से, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, ठीक है। यानी टोटल यहाँ पे भी 8 मार्क्स का पूछा गया है इस चैप्टर से। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। लिखा है कि एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ए स्कूल। अच्छा बात है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन्स मेड बाय द स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो। रन्स ऐसे ऐसे दिया हुआ है। फाइंड द मीडियन रन्स स्कोर्ड। मीडियन हमें निकालना है, ठीक है। तो मीडियन के लिए हमें पता है टेबल बनाना होता है, क्योंकि मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, यही होता है। चलिए टेबल बनाते हैं पहले। रन्स है 0 से 20, 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी यही है फ्रीक्वेंसी। फोर 6 5 3 4। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूले में दिखा था, फॉर्मूले में यहाँ पे क्या है? CF दिखा था, तो एक हमें CF का यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 4। अब क्या करेंगे? हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 6 और 4 कितना होगा? 10। अब ये 10 और 5 को ऐड करेंगे, 15। फिर 15 और 3 को ऐड करेंगे 18, 18 और 4 को ऐड करेंगे 22, ठीक है।
अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले के हिसाब से काम करते जाइए। यहाँ पे है n/2, तो n/2 निकालते हैं। यह आ गया n मतलब ये 22/2 यानी आ गया 11। अब देखिए कि 11 किस में इंक्लूडेड होगा इसमें से, तो आप बोलेंगे 15 में 11 आ जाता है, ठीक है। तो ये 15 यानी ये जो क्लास है ना 40 से 60 वाला, ये हमारा मीडियन क्लास है, ठीक है। चलिए तो इतना पहले लिखते हैं, देयरफॉर मीडियन क्लास इक्वल टू 40 से लेके 60 तक। अब क्या चाहिए हमें, फॉर्मूले में देख रहे हैं कि अब हमें यहाँ पे L है, तो L लिख लेते हैं। L क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, इसका लोअर लिमिट है 40। L मिल गया। फिर फॉर्मूले में देखें n/2 ऑलरेडी मिल चुका है। अब है CF। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाले का CF, यानी CF मेरा हो जाएगा 10, ठीक है। और है F, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो कितना है 5 है वो, यहाँ पे लिख लीजिए 5। और क्या चाहिए, H चाहिए। H यानी क्लास विड्थ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 60-40 का डिफरेंस 20, तो यहाँ पे लिख लीजिए 20। सारा वैल्यू मिल गया। अब फॉर्मूले में डाल के सॉल्व कर देना है। तो L यानी 40 प्लस n/2 यानी 11 माइनस CF यानी 10 बाई F यानी 5 इंटू H यानी 20। तो ये 40 और ये 5 से कट जाएगा, 4 जा 40 प्लस 4 44 आ गया आंसर। और ये रन्स है तो 44 रन्स, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर याद हो तो हमने देखा था स्टैंडर्ड पेपर में, इसी में एक और क्वेश्चन ऐड किया हुआ था कि इसको इंटरप्रेट भी करना है, ठीक है, कि ये 44 का मीनिंग क्या है। तो 44 का मीनिंग यही है कि आधे स्टूडेंट जो है वो 44 रन से कम स्कोर किए हैं और आधे स्टूडेंट 44 रन से ज़्यादा स्कोर किए हैं, समझे। तो एग्ज़ाम में इंटरप्रेट करने के लिए भी पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स और बढ़ा देंगे यहाँ पे। तो आपको यही बात लिख देना है, ठीक है, कि हाफ द स्टूडेंट स्कोर्ड लेस देन 44 एंड हाफ द स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 44 रन्स, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP दिस वन। ये AP आपको दे दिया है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इतना पहले कर लेते हैं, 1 मार्क्स 1 मार्क्स मिल जाएगा हमें। AP जो है वो दिया हुआ है, पहले है 4, फिर है 9, फिर है 14 और ऐसे चलता जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी आ गया 5। इतना करने से आपको 1 मार्क्स मिल गया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि इफ़ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6 एंड द कॉमन डिफरेंस रिमेन्स द सेम देन राइट द न्यू AP। अच्छा बात है। फर्स्ट टर्म अब क्या हो गया है, पहले था 4 अब हो गया है 6। कॉमन डिफरेंस अभी भी उतना ही है 5। तो AP क्या होगा वो बताना है। AP हमें पता है क्या होता है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस, फिर फर्स्ट टर्म प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस, ऐसे चलता जाता है। यही तो होता है AP का फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 6 मिलेगा। यहाँ पे 6 और 5 11 और यहाँ पे 10 और 6 16 और आप इसी में 5 ऐड करते जाइए, 21 ... ठीक है, यही हो गया आंसर इसका, समझे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहीं पे हमें एक और स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन मिल रहा है 2 मार्क्स का, ठीक है। द मोड, ये है मोड के ऊपर क्वेश्चन। मोड आपको दे दिया है 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x का वैल्यू निकालना बोला है। सेम क्वेश्चन हमने स्टैंडर्ड वाले पेपर में भी देखा था, वहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, है कि नहीं। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप मोड का फॉर्मूला बताइए। मोड इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, है कि नहीं। चलिए तो मॉडल क्लास हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें दिख रहा है मोड जो है वो 38 दिया हुआ है। तो 38 कौन से क्लास में आएगा, आप बोलेंगे इसमें आएगा 38, यानी यही जो है ये हमारा मॉडल क्लास है, ठीक है। चलिए यानी लिख लेते हैं मॉडल क्लास इक्वल टू 30 से 40 तक। अब फॉर्मूले के हिसाब से सारा का वैल्यू बताइए। L यानी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन मॉडल क्लास, ये हो जाएगा 30। F1 किसको बोलते हैं,
तो ये जो मॉडल क्लास है इसको F1, उससे पहले वाले को F0, इसके बाद वाले को F2, ठीक है, समझे, 0 1 2। तो F1 हो गया 16, F0 हो गया 12, F2 हो गया X और H यानी क्लास विड्थ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 30 40 का, तो 10। अब फॉर्मूले में डालते हैं सब, मोड है 38 इक्वल टू L यानी 30 प्लस 16 माइनस 12 बाई 2 इंटू 16 माइनस 12 माइनस x इंटू एच यानी 10। ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 8 बचेगा, इधर 4 इंटू 10 बाई 32 में से 20 गया 12 गया तो 20 माइनस x, 4 2 जा 2 5 जा यानी 20 माइनस x इक्वल टू 5। यहाँ से x के लिए सॉल्व कर दीजिए, x आ जाएगा 15। बस यही आंसर है, इजी था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि एक्स वाई एंड एम एन, ये रहा एक्स वाई लाइन और ये रहा एम एन लाइन, ये दोनों लाइन टेंजेंट है, ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर डी ई ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है सेंटर ओ, इसका एक डायमीटर है डी ई, तो डी और ई जो एंड पॉइंट है इस पर ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया और ई जो पॉइंट है उस पर एम एन टेंजेंट ड्रॉ किया गया। प्रूफ करना है एक्स वाई जो है और एम एन जो है दोनों पैरेलल लाइन्स है। बहुत ईजी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए। लॉजिक यही होगा कि हमें पता है ये है टेंजेंट, देखिए ये है टेंजेंट और ये है रेडियस, तो ये एंगल कितना होगा, तो आप लेंगे 90 डिग्री क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली ये है रेडियस और ये है टेंजेंट, तो ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री, तो ये भी 90 ये भी 90, मतलब दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 90 हो गया, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया। समझे, इस लॉजिक से कर देना है, तो कर देते हैं सिंपल सा। हियर जो एक्स वाई लाइन है वो परपेंडिकुलर होगा ओ डी का। रीज़न क्या होगा कि टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस का एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इम्प्लाइज एंगल ओ डी एक्स जो है वो बोल सकते हैं 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंड एम एन जो है, एम एन वो किसके परपेंडिकुलर होगा, तो आप बोलेंगे ओ ई के। रीजन क्या होगा, सेम रीजन कि टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस का, ठीक है। और इस सवाल को सॉल्व करते वक्त आप मार्क्स पे भी ध्यान देंगे कि सिर्फ 2 मार्क्स के लिए ये सवाल पूछा गया है। आप इसको सॉल्व करते करते बहुत ही डिटेल में 1 पेज का मत बना दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ जितना काम का बात है उतना ही लिखते हैं क्योंकि टाइम का यूज़ है। देखिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ओ ई एन जो है ये भी होगा 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो देयरफॉर बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 कि एंगल ओ डी एक्स जो है वो इक्वल टू है एंगल ओ ई एन के। इसका मतलब है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर क्या, आर है इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गया, इसका मतलब जो ये दोनों लाइन है एक्स वाई वो पैरेलल होगा एम एन के। समझे, बस इतना ही काम कर देना है, सवाल ख़त्म है। चलिए ये 6 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। इसी में एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, यही सर्कल चैप्टर का ही क्वेश्चन है। फिर से देखिए लिखा है कि इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। गिवन ए बी जो है वो 6 दिया है, चलिए वैल्यू भी डालते जाते हैं। ए बी ये 6 सेंटीमीटर है, फिर बी सी ये रहा बी सी ये है 7 सेंटीमीटर, सी डी ये है 4, ए डी हमें निकालना है। तो इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है, यानी ये अगर हम x माने तो आप बोलेंगे 6 + 4 जो है वो इक्वल टू होना चाहिए x + 7 के। यहाँ से x निकाल लेंगे 3, बस इतना ही सा कर देना था। लेकिन हम इसको थोड़ा लिख के करेंगे, थोड़ा प्रूफ भी दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे
यहाँ पे लिखेंगे कि ए पॉइंट से जो यहाँ पे सबसे पहले हम इस पॉइंट का नाम दे देंगे। इसका नाम मान लीजिए P देते हैं, इसका नाम Q, इस पॉइंट का नाम R और इस पॉइंट का नाम S। ठीक है, तो ए पॉइंट से दो टेंजेंट गया है, एक है AP और एक है AS। दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा, तो हियर AP इक्वल टू AS। ठीक है, रीजन क्या देंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point are equal। ठीक है इतना, तो AP इक्वल टू AS। फिर यहाँ इस B पॉइंट से क्या लिखते हैं हम लोग, आप बोलेंगे BP इक्वल टू BQ। फिर इस C पॉइंट से क्या लिखेंगे, CQ इक्वल टू CR। ये लिखा कैसे जाता है इसका टेक्निक हम बता चुके हैं सर्कल चैप्टर में, अभी नहीं बताते हैं, टाइम चला जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, DR इक्वल टू DS। अब इन सबको ऐड करते हैं, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो AP प्लस BP मिल के टोटल मिल गया हमें AB। फिर CR प्लस DR, CR और DR ये मिल गया हमें CD इक्वल टू AS और DS मिल के हमें मिल गया AD और ये BQ CQ मिल के हमें क्या मिल गया, BC। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। AB कितना है, तो आप बोलेंगे AB 6 था, 6 डालिए, प्लस CD कितना है, तो आप बोलेंगे 4 था, यहाँ पे 4 डाल दीजिए, इक्वल टू AD तो निकालना है हमें, प्लस BC कितना था, 7। बस यहाँ से AD के लिए सॉल्व कर दीजिए, तो AD आपको मिलेगा 3 सेंटीमीटर। इतना करके आपको दिखा देना है, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ये प्रूफ भी आप दिखा दीजिएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अलग से एक क्वेश्चन इस प्रूफ पे भी बन सकता है कि ये चीज़ को प्रूफ कीजिए, जैसा NCERT में दिया हुआ था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसी के साथ सेक्शन A खत्म हो गया। अब आ जाते हैं हम सेक्शन B में। अब यहाँ से हमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, AP आपको दिया हुआ है ये, इसमें 40 टर्म्स है, फाइंड द लास्ट टर्म। चलिए पहले जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उस पर काम करते हैं। AP हमें है दिया हुआ 5, 8, 11, डॉट 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 डॉट। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स n जो है वो 40 दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म बताइए, आप बोलेंगे 5। D बताइए, आप बोलेंगे 8 - 5 यानी 3। फाइंड द लास्ट टर्म यानी L, जो कि होगा लास्ट टर्म 40th टर्म होगा। A 40 आपको निकालना है। ये क्या होता है, A प्लस 39D, या फिर फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं, A प्लस 40 - 1 इंटू D। A है 5 प्लस 39 इंटू D यानी 3। 5 प्लस 3 9 जा 27, कैरी 2 1 1, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 122। ये हो गया लास्ट टर्म। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। तो देखिए जब भी AP में लास्ट टर्म्स का बात किया जाए तो हम AP को रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, राइटिंग द AP इन रिवर्स ऑर्डर। तो जब उल्टा लिखेंगे ना AP को, यानी लास्ट टर्म क्या है, पहले AP क्या था, 5, 8, 11 करते लास्ट में 122 आता है कि नहीं। अब क्या करेंगे, हम 122 को ही पहले लिखेंगे। इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, इसमें जो कॉमन डिफरेंस 3 है ना, D जो है यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3। मतलब इसमें से 3 माइनस करते जाइए तो 119, फिर और 3 माइनस करेंगे तो 100 कितना आएगा, 16। करते लास्ट में आएगा 11, 8, 5। ठीक है, A हो गया यहाँ पे 122। तो हमें निकालना है सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। तो मतलब यहाँ से अब ये तो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकाल देना का इक्विवेलेंट है, तो S10 जो है वो निकालना है, होता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट कीजिए n यानी यहाँ पे है 10/2 2 इंटू ए, इस ए पी का ए कितना है 122 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 9 इंटू डी है -3। यह आ गया 5, ये आ गया 244 माइनस 27। 5 इंटू 14 में से 7 गया 7, 3 में से 2 गया 1 2। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 7 जा 35, कैरी 3 8, 5 2 जा 10, तो 1085 इसका आ गया समेसन। समझे कि नहीं? मतलब जब भी आपको सम ऑफ लास्ट एपी में कभी भी लास्ट टर्म्स का अगर बात किया जाए तो हम एपी को उल्टे ऑर्डर में लिखते हैं, रिवर्स ऑर्डर में। पहले सीधा एपी क्या था, 5 8 11 करते करते 122 तक जाता। हम इसको उल्टा किए, लास्ट से पहले लिखना स्टार्ट किए, 122 119 116 करते करते। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, उसका नेगेटिव वाला यहाँ पे होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं -3, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमने यहाँ से देख के लिख लिया, फिर फॉर्मूला लगा दिया सम ऑफ 10 टर्म्स, n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n कौन सा होगा, ये 10 होगा। सारा वैल्यू डाला हमने इस एपी के हिसाब से, फिर सॉल्व कर दिया, 1085 आंसर आ गया। समझे? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है बेसिक सैम्पल पेपर का, लेकिन ये क्वेश्चन कितना अच्छा था ये वाला। ये क्वेश्चन सेम टू सेम स्टैंडर्ड वाले में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। लिखा है कि अ ट्री ब्रोक ड्यू टू स्टॉर्म इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। तो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लग रहा है। चलिए डायग्राम बनाते जाते हैं। एक ट्री था, ठीक है, वो यहाँ से टूट गया और इस तरीके से टूटा कि जो ट्री का टॉप है वो टच कर रहा है ग्राउंड को, यानी ये जो टॉप है ये झुक के ज़मीन पे गिरा और यहाँ पे ज्वाइन हो गया, ठीक है, ये ज़मीन है। फिर आगे देखिए, आगे लिखा है कि एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये जो ट्री का टॉप ग्राउंड के साथ चिपका यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल कितना बनाने लगा, 30 डिग्री। फिर आगे लिखा है द लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज 8। जो टूटा हुआ पार्ट है उसका लेंथ दिया हुआ है 8, यानी ये लेंथ होगा 8 मीटर। फिर आगे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन। तो टोटल हाइट इसका कितना था, तो ये पोर्शन जो है 8, ये पोर्शन भी 8, ठीक है। सिर्फ हमें ये लेंथ निकालना है और निकालने के बाद टोटल ऐड कर देंगे, टोटल ट्री का हाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो काम करना स्टार्ट करते हैं। इसको हम x मान लेते हैं। ये है a, ये है b, ये है c, ठीक है। तो लिख लेते हैं कि लेट AC जो है वो क्या है, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री है। तो इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में हम काम करते हैं। क्या लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है, तो यानी साइन लगाना पड़ेगा। साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा x/8, यानी 1/2 इक्वल टू x/8। यहाँ से x आ गया 4 मीटर, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू, इतना दूर मिल गया 4 और ये पूरा 8 ही है, तो 8 4 12 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 4 + 8 यानी 12 मीटर। बस इतना ही हो गया सवाल। तो बस यही हो गया इसका आंसर। अब आगे इसी क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस भी दिया हुआ है। लिखा है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड 80 मीटर वाइड। तो इतना हमने पढ़ा पहले, इसके ऊपर एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए, एक रोड है 80 मीटर चौड़ा, ठीक है, और रोड के दोनों किनारे पे 2 पोल है, एक पोल ये एक पोल ये, दोनों का हाइट सेम है, ठीक है। इसका हाइट अगर कैपिटल H है, इसका हाइट भी H है। फिर आगे लिखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 2 पोल्स आर रेस्पेक्टिवली 60 एंड 30 डिग्री। तो रोड पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ से इसका टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 बन रहा है, और इसका टॉप को जब देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है, ठीक है। ये ज़्यादा खड़ा है इसलिए 60 यहाँ पे लिखे, ये थोड़ा लेटा हुआ था इसलिए यहाँ पे 30, छोटा एंगल है ये, ठीक है। फिर आगे क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल्स। ये पॉइंट का डिस्टेंस बताइए इस पोल से, यानी ये डिस्टेंस बताना है और ये डिस्टेंस बताना है। समझे कि नहीं सवाल? चलिए, तो ये पॉइंट को हम P मानते हैं, ये पोल का नाम AB देते हैं और ये पोल का नाम CD देते हैं। ठीक है, तो लेट AB एंड CD बी टू पोल्स। ठीक है, और P बी अ पॉइंट ऑन BD। P कोई पॉइंट है रोड पे। अब यहाँ पे क्या करना सही रहेगा, हमें ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए, तो इस लेंथ को हम x मानते हैं। ठीक है, ये 80 को हटाते हैं यहाँ से, इस लेंथ को अगर हम x माने यहाँ से यहाँ तक, तो आप बता पाएंगे ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला। तो आप बोलेंगे पूरा 80 है, इतना दूर x है, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x, है कि नहीं? चलिए अब सॉल्व करते हैं x के लिए। छोटे ट्रायंगल में काम करते हैं, इन ट्रायंगल ABP। यहाँ पे tan 60 इक्वल टू होगा कैपिटल H बाई एक्स, यानी √3 इक्वल टू H बाई एक्स। कैपिटल H निकाल लीजिए, कितना आया, √3x। अब दूसरे ट्रायंगल पे काम करते हैं, इन ट्रायंगल CDP। tan 30 इक्वल टू H अपॉन 80 माइनस एक्स। ठीक है, 1 बाई √3 इक्वल टू H बाई 80 माइनस एक्स। यहाँ से कैपिटल H निकालिए, तो ये आ गया 80 माइनस एक्स बाई √3। अब ये भी H का वैल्यू है और ये भी H का वैल्यू है, तो 1 and 2 से हमें दोनों को इक्वेट कर देते हैं, फ्रॉम 1 and 2। √3x जो है वो इक्वल होगा 80 माइनस एक्स बाई √3 के। ठीक है, ये √3 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, इधर आएगा 4x इक्वल टू 80, यानी x आ जाएगा 20। समझे? तो x आ गया 20, तो देयरफॉर BP जो है वो कितना आ गया, x यानी 20 मीटर, और PD ये हो जाएगा 80 माइनस 20, यानी ये हो जाएगा 60 मीटर। तो पहले पोल से दूरी है 20 मीटर, दूसरे पोल से दूरी है 60 मीटर। इतना ही करना था आपको, यही आंसर है। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि PA एंड PB आर द टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। ये देखिए PA और PB दो टेंजेंट है, एक सर्कल पर ड्रॉ किया हुआ है। PA 6 दिया हुआ है, ठीक है, एंड APB इक्वल टू 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। कुछ याद आया? ये 60 डिग्री से स्टैंडर्ड वाले में हमने देखा था ये 60 होता है, और ये दोनों टेंजेंट है, दोनों का लेंथ इक्वल है। मतलब थोड़ा हम शॉर्टकट करके अभी आपको बताते हैं। पहले ये लेंथ और ये लेंथ PA PB इक्वल होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो इसको हम x मान कर सॉल्व किए थे वहाँ पे, तो x का वैल्यू आता है 60 डिग्री, है कि नहीं? मतलब 60 प्लस x इक्वल टू 180, वहाँ से x सॉल्व करेंगे तो आएगा 60। तो इस ट्रायंगल का तीनों ही एंगल जो है वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, यानी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। समझे? और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है, तो ये साइड अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये लेंथ AB भी ये 6 सेंटीमीटर होगा। तो AB ही पूछा था, 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। समझे? तो अब इसको करके दिखा देना है। देखिए, तो इसको हम एक बार करके दिखा देते हैं। लिखते हैं कि हियर जो PA है वो इक्वल टू होगा PB के। रीज़न क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। ठीक है, तो इम्प्लाइज हम बोल सकते हैं एंगल PAB इक्वल टू होगा एंगल PBA। ठीक है, PAB इक्वल टू PBA इक्वल टू हम x मान लेते हैं, लेट। ठीक है, अब ट्रायंगल पे काम करते हैं, इन ट्रायंगल PAB APB, तो होगा x, इसको हम x माने हैं, इसको भी हम x माने हैं। तो x प्लस 60 इक्वल टू 180, यहाँ से x निकाल दीजिए, x आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इम्प्लाइज
जो ट्रायंगल है APB वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब सारा साइड्स इक्वल होगा, इम्प्लाइज AB जो है वो होगा 6 सेंटीमीटर। बस इतना करके दिखा देना है, समझे कि नहीं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 10 पे। इसमें लिखा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स दैट आर कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 725, फाइंड द 3 नंबर्स। अब ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। तो कैसे करेंगे इसको देखिए। लिखा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर दैट आर कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड दिखा कंजिक्यूटिव, इस पे काम करते हैं। तो लेट 3 नंबर्स बी कंजिक्यूटिव है, तो एक नंबर होगा, अगर हम x मानते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा, x+1 होगा, और अगला नंबर क्या होगा, x+2 होगा, ठीक है। अब ये सभी क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5 है, समझ रहे बात क्या कह रहे हैं। तो सब में 5 लगा दीजिए, इस तरीके से आपको नंबर मानना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल में बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर का सम करना है, यानी 5x इसका स्क्वायर और 5x+1 इसका भी स्क्वायर और 5x+2 इसका भी स्क्वायर, और इन सभी स्क्वायर का सम अगर करते हैं तो सवाल में क्या बोला है, कितना मिलेगा, 725 मिलेगा, ठीक है। तो इक्वल टू 725 सॉल्व कीजिए यहाँ से। 25x² या फिर 5 स्क्वायर सब में है तो 25 कॉमन निकाल लेते हैं, बचा यहाँ पे x² + 2x + 1, और यहाँ का खोलेंगे तो x² + 4x + 4 इक्वल टू 725। इस 25 से इसको काट दीजिए, 25 2 जा 25 9 जा, 3x² + 6x + 5, और ये 29 को इधर बुलाते हैं, कितना हो जाएगा 24 माइनस का 24 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेते हैं, x² + 2x - 8 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म से स्प्लिट करते हैं, x² + 4x - 2x - 8 इक्वल टू 0। x कॉमन आ रहा है, x + 4 - 2 x + 4 इक्वल टू 0। तो एक बार आएगा x + 4 और एक बार आएगा x - 2 इक्वल टू 0। तो आइदर x इक्वल टू होगा -4 जो कि नॉट, या फिर रिजेक्ट कर देते हैं, इसको रिजेक्टेड लिख देते हैं, ठीक है। क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है कि पॉजिटिव नंबर्स आपको लेना है, ठीक है, नेगेटिव नहीं लेना है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिए। x इक्वल टू हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 है तो तीनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर 3 नंबर्स आर एक होगा 5x यानी 5 × 2 10, एक होगा 5 × मतलब लिख के कर लेते हैं, चलिए 5 × 2, एक होगा 5 × 2 + 1 और एक होगा 5 × 2 + 2। तो ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ठीक है। चलिए यही आंसर है इसका। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया है सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 11 कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, 2 सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है, दोनों का सेंटर सेम होगा, रेडियस 3 4। ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द स्मॉलर सर्कल फ्रॉम पॉइंट P विच लाइज ऑन द बिगर सर्कल। तो इजी सा क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे करेंगे, आपको 2 सर्कल बनाना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस में आपके एक सर्कल बना लेंगे। मान लीजिए ये है,
और फिर एक 7 सेंटीमीटर सर्कल माप के इसी सेंटर पे बिठा के एक और सर्कल बना लेंगे। ठीक है। फिर बोला है कि ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द स्मॉलर सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट P। ये पॉइंट P है बिगर सर्कल पे, तो बिगर सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए P मान लीजिए। ठीक है, तो इस पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाना है आपको, समझे। एक टेंजेंट यहाँ से बनेगा और एक टेंजेंट यहाँ से बनेगा। तो कैसे बनाते हैं टेंजेंट, हम सबसे पहले इस लाइन को ज्वाइन करते हैं, पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, फिर इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, मतलब यहाँ पे कंपास बिठा के एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे, फिर यहाँ पे कंपास बिठा के एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे। ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। है कि नहीं। अब क्या करेंगे कि अब हम कंपास को इस पॉइंट पे बिठाएंगे और इतना रेडियस माप के एक सर्कल बना लेंगे यहाँ पे, समझे। चलिए बनाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे एक सर्कल हमने, यहाँ पे कंपास बिठा के एक सर्कल हमने यहाँ पे ऐसे बना लिया। ठीक है, तो अब देखिए ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नया जो सर्कल बना है वो इस छोटे वाले सर्कल को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। बस आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ दीजिए, ये एक टेंजेंट हो गया और ये एक टेंजेंट हो गया, समझे। चलिए जोड़ देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये एक टेंजेंट ग्रीन वाला और ये एक टेंजेंट ग्रीन वाला। ठीक है, चलिए थोड़ा लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये O है, ये A है, इसको B मान लेते हैं। हम यहाँ पे स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टेप्स लिखना कोई बहुत भारी काम नहीं है, बस आप जो जो किए हैं उसको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बता दीजिए। सबसे पहले आप क्या किए बोलिए, तो अब सबसे पहले 2 सर्कल ड्रॉ किए। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे ड्रॉ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले यही किए। फिर उसके बाद क्या किए, स्टेप नंबर 2 में आपने पॉइंट P को O से जोड़ दिया। ठीक है, ज्वाइन OP। उसके बाद आप क्या किए, इस OP का, इस लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, ये लाइन है कि नहीं। एंड OP को जोड़ने के बाद आप किए ड्रॉ, आप एक लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ किए। उसके बाद आप क्या किए, नंबर 3 स्टेप में आप किए कि यहाँ पे आप कंपास बिठाए और एक सर्कल ड्रॉ कर दिए ना। तो इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, मान लीजिए Q। ठीक है, तो लिखते हैं कि विथ OQ एज रेडियस एंड Q एज सेंटर, इन लोग इसको सेंटर और उसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, इतना आपने किया। उसके बाद ये सर्कल को A पॉइंट पे और B पॉइंट पे कट किया। अब चौथा में आप लिख दीजिए कि ज्वाइन, आप PA को ज्वाइन किए एंड फिर PB को ज्वाइन किए, बस। तो PA और PB हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो गया। इतना आप लिख देंगे, काम बन जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस भी प्रोवाइड किया हुआ है। लिखा है कि ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। देख रहे हैं, ये सेम क्वेश्चन स्टैंडर्ड पेपर में भी पूछा गया था और इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड किया गया कि आपको टेंजेंट का लेंथ भी बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए जिसका रेडियस कितना हो, 6 सेंटीमीटर। तो ये हमने बना लिया एक सर्कल जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको 2 टेंजेंट बनाने हैं जिसका बीच में एंगल हो 60 डिग्री। लॉजिक क्या है हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये अगर सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, अगर ये एंगल 60 है तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा रेडियस के द्वारा, आप बोलेंगे 120 बनेगा। तो सबसे पहले आप यहीं पे 120 बनाइए। ये एक रेडियस हमने खींच दिया, यहाँ पे 120 बनाना है।
ये एक आर्क, ये 60, ये 120, ये रेडियस हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये एंगल हमें पता है कितना होता है, समझ रहे हैं, ये एंगल 90 और ये एंगल भी 90, मतलब इस पॉइंट पे एक 90 बनाना है और इस पॉइंट पे एक 90 बनाना है। चलिए बनाते हैं। ये एक हमने आर्क लिया 60, 120, इधर एक कट, ये 120 से इधर एक कट, तो ये बन गया 90 वाला लाइन एक। ठीक है, और यहाँ पे भी एक 90 बनाएंगे, ये बन गया 60, ये बन गया 120, ये 90 वाला कट, इसको जोड़ देंगे बस। तो यही ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंगल जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, स्टेप्स हम क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप्स हमने किया कि ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर, या फिर विथ रेडियस लिख देते हैं डायरेक्ट, सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे स्टेप में हमने किया, इसका नाम देते हैं ओ ए बी, इस पॉइंट का नाम देते हैं पी। ठीक है, ड्रॉ एंगल ए ओ बी हमने ड्रॉ किया 120 डिग्री। फिर तीसरे स्टेप में हमने किया ड्रॉ एंगल पी ए ओ, यानी ये वाला एंगल और ये वाला पी बी ओ, पी ए ओ इक्वल टू एंगल पी बी ओ, ये दोनों ही एंगल हमने 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, फिर चौथे स्टेप में हमने क्या किया, सबको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन पी ए एंड पी बी, तो ये पी ए और पी बी ही रिक्वायर्ड टेंजेंट से। ठीक है, इतना लिख के आप समझा देंगे, काम खत्म है। फिर इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी है, बोला है कि ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, इस टेंजेंट का लेंथ बताना है पी ए या फिर पी बी का। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमें ये लेंथ पता है 6, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होने वाला है, तो करते हैं। सबसे पहले ये हमें पता है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से एक लाइन हम ज्वाइन कर देते हैं। अब इसको इसी में चीर फाड़ करना ठीक नहीं लगता है, एक अलग से डायग्राम बना लेंगे, उसमें करेंगे, क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्शन है हमारा। एक यहाँ पे हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये लेंथ हमें पता है 6, ये लेंथ x हमें निकालना है। ये पूरा एंगल 60 था, तो आप हाफ बता सकते हैं ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री। ठीक है, ये है 90 डिग्री, तो यहाँ पे लगाते हैं, इसका नाम था O, इसका नाम था A, इसका नाम था P, इसका नाम था B, इन ट्रायंगल OAP। OAP में क्या लगाते हैं हम, tan लगाते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी OA बाई बेस यानी AP, तो यह आ गया 1/√3, OA है 6 बाई AP, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AP आ जाएगा 6√3, और यहाँ पे दे देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, यही आंसर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें लिखा है कि ये भी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। लिखा है कि द फॉलोइंग एज वाइज चार्ट ऑफ 300 पैसेंजर्स फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू पुणे इज प्रिपेयर्ड बाय द एयरलाइंस स्टाफ। ऐसा कुछ चार्ट प्रिपेयर्ड हुआ है। फाइंड द मीन एज, हमें यहाँ पे मीन निकालना है, लेकिन यहाँ पे सिंपल क्लास नहीं दिया हुआ है, लेस देन क्यूमुलेटिव वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको पहले हमें सिंपल मतलब टेबल बनाना पड़ेगा इसका। चलिए बनाते हैं। एज यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए लेस देन यहाँ पे देख रहे हैं लेस देन 10 लिखा है, तो लेस देन 10 के लिए हमें क्लास बनाते हैं 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, फिर यहाँ पे देख रहे हैं लेस देन 20, तो यहाँ पे क्लास कौन सा बन जाएगा, 10 से लेकर 20 तक, 20 से कम। फिर यहाँ पे लेस देन 30, तो ऐसे करके हम 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, 50 to 60, बहुत लंबा है, 60 to 70 और 70 to 80। ठीक है, ये हमने ऐसे क्लास बना लिया। क्लास मार्क बाद में बनाएंगे, पहले नंबर ऑफ पैसेंजर्स फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, F।
10 से कम 14 लोगे तो 0 से 10 में आ गया 14। 20 से कम 44 लोगे टोटल, और 10 से कम 14 लोग, तो 10 से 20 के बीच में कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 44 में से 14 हटा दीजिए, यानी कितना आएगा 30। ठीक है, फिर ये है 30 से कम 82 और 20 से कम टोटल है 44, तो 20 से 30 के बीच में कितना होगा, तो दोनों को माइनस कीजिए, 82 में से 44 आप पाएंगे 8 और इधर 3, 38। फिर वैसे ही 40 से 30 के बीच में चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 134 में से 82 सब्ट्रैक्ट करके 18 और इधर जो 52। ठीक है, फिर इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, ये आ जाएगा 50। इन दोनों का डिफरेंस चाहिए तो 45 और 16 आ जाएगा 61। फिर इन दोनों का डिफरेंस चाहिए तो आप पाएंगे 7 में से 5 गया 2 और 8 में से 4 गया तो 4। फिर इन दोनों का डिफरेंस चाहिए तो आप बोलेंगे 13। फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हम निकाल लेते हैं क्लास मार्क xi। xi मतलब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। ठीक है, तो 0 + 10/2 यानी 5, ये हो जाएगा 15, ये 25, ये हो जाएगा 35, ये 45, 55, 65, 75। ठीक है, अब हमें निकालना है xi fi। अब आप यहाँ पे मीन के लिए बहुत सारा मेथड है, सिंपल डायरेक्ट मेथड या फिर स्टेप डेविएशन या फिर आप एज्यूम्ड मीन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एज्यूम मीन लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमें। तो एज्यूम मीन लगाने के लिए हम किसी को मान लेते हैं, ये है मेरा एज्यूम मीन a। तो यहाँ पे हम d निकालते हैं, इनसे d का फॉर्मूला क्या होता है, x में से a घटा के। ठीक है, तो 5 - 35 तो आएगा -30, फिर 15 में से 35 तो -20, ये -10, ये 0, ये 10, फिर 55 में से 35 20, 30 और 40। ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना होगा fi di। तो fi di ये 14 और ये -30 का मल्टीप्लाई, तो -14 3 जा 42 0। फिर ये 30 और ये -20 तो कितना आएगा -600। फिर 38 और ये 10 तो -380, ये तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे है 50 और 10 तो 500। फिर क्या चाहिए 61 और 20 तो 1220। ठीक है, फिर आएगा 42 और 3 तो 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 0 13 4 जा कितना होता है, 13 4 जा 52। पहले माइनस वाले को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 1000 और ये 400, 1400, माइनस का 1400 आ गया। फिर पॉजिटिव वाले को ऐड कीजिए, 1200 1200, 2480 और 20, 2500, 500, 3000, 3500। इन दोनों को माइनस कीजिए, 0 0 1 2, तो इन सब का ऐड करने से हमें मिलता है 2100। ठीक है, समेसन fi भी हमें चाहिए होगा, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐड करके यहाँ पे देखिए 300, तो इसको हमें फिर से ऐड नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे 300। तो देयरफॉर जो मीन है x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन DI/FI बाई समेशन FI। और यहाँ पे हमने a माइनस किया था, तो यहाँ पे हम a प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस a, तो वैल्यू पुट करते हैं, ये आ गया 2100 बाई 300 प्लस 35, ये आ गया 7 + 35, मतलब आंसर आ गया 42। तो लॉजिक समझे इस क्वेश्चन का, एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि ये जो टेबल दिया हुआ है वो लेस देन करके दिया हुआ है, तो हम इसके बेसिस पे एक चार्ट बनाए। यहाँ पे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लिए, इन दोनों का डिफरेंस कम करके। फिर यहाँ पे क्लास मार्क का देखिए कि वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है यहाँ पे fi xi निकालते, तो जो कि काफ़ी मेहनत वाला काम हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या किए, एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ किए। हम इसमें से किसी एक को मीन एज्यूम कर लिए 35 को, तो डिफरेंस निकाल ले di का 35 से, इतना आया।
सबको अच्छे से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे, मल्टीप्लाई करना इजी पड़ा हमें। फिर नेगेटिव वाले को एक अलग से ऐड करते हैं तो -1400, पॉजिटिव वाले को ऐड करते हैं अलग से तो 3500, सबको ऐड करना है ना हमें, तो दोनों माइनस हो गया यहाँ पे क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन है, आया 2100। तो समेशन FI/DI हमें मिल रहा है 2100, तो समेशन FI/DI यहाँ पे 2100, समेशन FI इसको अलग से ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में अलग से यहाँ पे 300 दिया हुआ था, ठीक है। वो 300 हमने यहाँ पे यूज़ किया, काट छाट करके आंसर आ जाता है 42, समझे। चलिए तो यही हो गया। एज दिया है तो एज के लिए यहाँ पे यूनिट लगा देंगे हम ईयर्स। ऐसे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी हम चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ईयर्स। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए आराम से पढ़ते हैं। अ लाइट हाउस इज अ टॉल टावर विथ लाइट नियर द टॉप, दीज आर ऑफन बिल्ट ऑन आइलैंड्स, कोस्ट और ऑन क्लिफ्स। The lighthouses on water surface act as a navigational aid to the mariners and send warning to boats and ships for dangers. Initially, coal would be used as illuminators. Gradually, it was replaced by candles, lanterns, electric lights. Nowadays, they are run by machines and remote monitoring. समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। काम का बात यहाँ से शुरू हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहा है हमें। Prongs Reef Lighthouse of Mumbai was constructed in, इस साल में कंस्ट्रक्ट किया गया था। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 मीटर्स हाई। अब आया काम का बात, ये जो लाइट हाउस है इसका हाइट दिया हुआ है 40 मीटर, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं ताकि बाद में नोट करने में इजी रहे, ठीक है। फिर आगे लिखा है एंड इट्स बीम कैन बी सीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स। चलिए, अ शीप एंड अ बोट, दो चीज़ है, एक शीप है और एक बोट है, आर कमिंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। दिख ही रहा है, ये रहा शीप और ये रहा बोट, दोनों लाइट हाउस का उल्टा डायरेक्शन से आ रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्लैश लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस टू द बोट एंड शीप आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो ये जो शीप है, शीप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 दिया है और बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द टू, बोट या फिर शीप, इज नियरर टू द लाइट हाउस, कौन लाइट हाउस के करीब है। तो दिख ही रहा है यहाँ पे कि ये जो शीप है ये लाइट हाउस के करीब है, ठीक है। फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस, इसका डिस्टेंस भी निकालिए, ये डिस्टेंस BC जो है वो हमें चाहिए। चलिए तो इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं अच्छा सा। ये रहा लाइट हाउस, इस पॉइंट पे है शिप, इस पॉइंट पे है बोट, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल 30 दिया हुआ है और ये एंगल 60 दिया हुआ है, यानी ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। नाम देते हैं ABC, यहाँ पे नाम दिया हुआ था क्या, हाँ नाम दिया है, तो ABC और यहाँ पे हो जाएगा D, ठीक है। चलिए तो इन ट्रायंगल नंबर 1 हो रहा है ये, इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल टू बोल सकते हैं क्या होगा, परपेंडिकुलर AB, इसका हाइट कितना था 40 मीटर्स दिया हुआ था, 40 बाई BC, ठीक है। tan 60 क्या होता है √3 इक्वल टू 40 बाई BC, यानी BC आ गया 40 बाई √3, जिसको बोल सकते हैं 40 √3 बाई 3। √3 का वैल्यू दे रखा है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया है, तो इतने पे हम आंसर छोड़ देते हैं, इतना मीटर, ठीक है। और तो कुछ बोला नहीं है, तो ये हो गया इसका आंसर। अच्छा, इसमें पूछा था कि कौन करीब है, बोट या फिर शिप, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका आंसर लिख देंगे कि शिप इज नियरर। टू लाइट हाउस, और इसका रीजन भी दे सकते हैं आप क्यों ये करीब है, क्योंकि जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा होता है उतना ही चीज़ करीब होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए 2 में लिखा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस। ये बोट को कितना टाइम लगेगा इफ़ इट इज़ मूविंग एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। बोट का स्पीड दे दिया है, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, टाइम जो निकलेगा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो स्पीड तो क्वेश्चन में दे दिया है, टाइम डिस्टेंस हमें निकालना है, यानी ये डिस्टेंस BD पहले चाहिए।
तो इन ट्रायंगल ए बी डी में tan 30 इक्वल टू बोल सकते हैं ए बी बाई बी डी इम्प्लाइज 1/√3 इक्वल टू 40 बाई बी डी। यहाँ से बी डी के लिए सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 40√3, है कि नहीं, इतना मीटर। तो टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस अभी अभी हमें मिला 40√3 बाई स्पीड। स्पीड दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, ठीक है, या फिर 1000 और फिर 60 × 60 करके भी कर सकते थे। ये 22 जा कट गया, 18 ऊपर जाएगा, 18 2 जा 36√3/5 इतना सेकेंड्स मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 14। ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। लिखा है कि कृष्णानगर इज अ स्मॉल टाउन इन नदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। कृष्णानगर क्ले डॉल्स आर यूनिक इन देयर realism and quality of their finish. They are created by modeling coils of clay over a metal frame. The figures are painted in natural colors and their hair is made either by sheep's wool or jute. Artisans make models starting from fruits, animals, goddesses, farmer, fishermen, weavers to Donald Duck and present comic characters. These creations are displayed in different national and international museums. तो इस टाइप के डॉल्स बनाए जाते हैं। Here are few images not to scale of some clay dolls of कृष्णनगर, ठीक है। अब काम का बात यहाँ से शुरू हो रहा है। लिखा है कि द रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल्स इन डॉल 1। ये रहा डॉल 1। इस फिगर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो लाल लाल गोल एप्पल दिख रहे हैं आपको, उनका डायमीटर, और टू डैट ऑफ स्फेरिकल ऑरेंजेस इन डॉल 2। ये डॉल 2 में आप जो ऑरेंजेस देख रहे हैं ये भी स्फेरिकल है। तो ये एप्पल का डायमीटर और ये ऑरेंज का डायमीटर जो है, दोनों का रेशियो 2:3 दिया है, समझे। तो डॉल 1 और डॉल 2 के बारे में अभी हमने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डॉल 1 और डॉल 2 दिख रहा है, तो पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। लिखा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल्स इन डॉल 1 टू दैट ऑफ स्फेरिकल ऑरेंजेस इन डॉल 2, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले यहीं पे करते हैं। नंबर 1, इसका रेडियस को मान लेते हैं लेट आर, जो है छोटा आर, ये है रेडियस ऑफ रेड एप्पल्स, और बड़ा आर को मान लेते हैं ये है रेडियस ऑफ ऑरेंजेस इन डॉल 2। तो क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का डायमीटर का रेशियो, ठीक है। अब डायमीटर का रेशियो जो होता है वही रेडियस का भी रेशियो होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैपिटल स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, यानी रेड एप्पल्स और ऑरेंजेस का जो रेशियो है रेडियस का वो है 2/3, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया का रेशियो। सरफेस एरिया क्या होता है, स्फेरिकल है तो 4, या फिर ऐसे लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ एप्पल्स बाई सरफेस एरिया ऑफ ऑरेंजेस, यही चाहिए। क्या होता है एप्पल का सरफेस एरिया, ये स्फेरिकल है तो 4πr², और ये भी स्फेरिकल है तो इसका एरिया सरफेस एरिया होगा 4π बड़ा r², ठीक है। 4π कट जाएगा और बचेगा छोटा r बाई बड़ा r का स्क्वायर, यानी 2/3 का स्क्वायर, यानी ये कितना आ गया 4/9। तो रेशियो हो जाएगा 4:9। यही हो गया आंसर, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं अब। इसमें लिखा है कि द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3। डॉल 3 का ये जो ब्लू डॉल है, इसको पहले पढ़ना पड़ेगा डॉल 3 कैसे बना है। इन डॉल 3 मेल डॉल ऑफ ब्लू कलर हैज़ सिलेंड्रिकल बॉडी। ये बॉडी जो है ये सिलेंडर शेप का है और स्फेरिकल हेड, और इसका जो सिर है वो एकदम स्फेरिकल है। द स्फेरिकल हेड टचेज द सिलेंड्रिकल बॉडी, दोनों टच किया हुआ है। द रेडियस ऑफ द बोथ द स्फेरिकल हेड एंड द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 3 सेंटीमीटर। ये जो स्फेरिकल शेप है इसका भी रेडियस 3
और ये जो सिलेंडर है इसका भी रेडियस 3 है। द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी इज़ 8, ये पूरा हाइट सिलेंडर वाले का हाइट है 8 सेंटीमीटर। बेस्ड ऑन द अबव, चलिए तो इसमें पूछा है द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3, इसको मेल्ट किया गया एंड इट्स क्ले इज यूज टू मेक सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ डॉल 4, इसको मेल्ट करके ऐसा डॉल बनाया, मतलब इसका ड्रम बनाया गया, ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेट किया गया है। एंड इट्स क्ले इज यूज टू मेक सिलेंड्रिकल ड्रम, ठीक है, ये ड्रम जो है वो सिलेंडर शेप में है, इस पूरे डॉल को पिघला के ये ड्रम बनाया गया, ठीक है, सिलेंडर शेप का। इफ़ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज ऑल्सो 3, इसका रेडियस भी 3 है, हाइट आपको पता करना है इस ड्रम का। चलिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, करते हैं इसको। मतलब ऐसे करके एक सिलेंडर शेप है वो डॉल का बना रहे हैं और यहाँ पे उसका सिर है स्फेरिकल शेप का, इसको मेल्ट करके एक ड्रम बनाया गया है ना। इसका रेडियस 3 बोला गया है क्वेश्चन में और इस सिलेंडर का भी रेडियस 3, इसका भी रेडियस कितना बोला गया है 3, इसका हाइट हमें h निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लू डॉल, ये ब्लू ही है ना, ये डॉल 3 ब्लू वाले का, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लू डॉल इक्वल टू होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ ये ड्रम, सिलेंड्रिकल ड्रम। तो ब्लू डॉल का वॉल्यूम क्या होगा, पहले सिर का वॉल्यूम निकालते हैं, तो 4/3 पाई r³ प्लस इसका हाइट भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, हाइट कितना दिया था, ये रहा, हाइट दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो कर लेते हैं 8। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r² यानी 3² और h यानी 8 इक्वल टू, इस सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए तो आप बोलेंगे पाई r² यानी 3² और हाइट यानी h। क्या क्या कॉमन आ रहा है तो आप बोलेंगे पाई, यहाँ पे 3² कॉमन आएगा, क्या बच जाएगा 4 × 3/3 बच जाएगा प्लस 3π², ये तो चला गया, 8 बचा और इक्वल टू यहाँ पे है पाई 3² और h। तो ये पाई 3² कट गया, यहाँ पे ये 3 कट गया, 8 और 4 12 इक्वल टू h। तो हाइट ऑफ ड्रम जो है वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। समझे, सब सेंटीमीटर में ही था, ये देख रहे हैं यहाँ पे सब सेंटीमीटर में था, तो इसलिए ये भी सेंटीमीटर में। तो बस यही हो गया आंसर और इसी के साथ ये पूरा सैम्पल पेपर एंड हो जाता है। तो आप देखिए ये बस नाम का बेसिक है, कुछ क्वेश्चंस इजी था नो डाउट, लेकिन कुछ क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा था, मतलब ये स्टैंडर्ड वाले से भी मुझे थोड़ा टफ लगा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा, सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और काफ़ी चीज़ सीखने को भी मिला होगा, ठीक है। तो और अगर कोई डाउट अगर रह भी जाता है तो आपको पता ही है क्या करना है, कमेंट करना है, समझे। और सिर्फ कमेंट नहीं करना है, आप थोड़ा दूसरे का भी कमेंट देखिएगा, अगर उन्होंने कोई डाउट पूछ रखा है और अगर आपको उस डाउट का आंसर पता है तो ज़रूर कमेंट करके उस डाउट को सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे चैनल ग्रो करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक मैथ्स जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है वो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। साइंस का भी सैम्पल पेपर आ गया है, आप उसको भी देख सकते हैं, देखिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, आइडिया मिलेगा कि फाइनल जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, ठीक है। सैम्पल पेपर करने से यही हेल्प मिलता है। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।